नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी का 8वां लेक्चर का पहला पार्ट पढ़ेंगे। 8वां लेक्चर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला लेक्चर जिसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन और विसर्जन तंत्र के बारे में, और इसका जो दूसरा पार्ट है इसमें मैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर का। जो हम पढ़ाएंगे आज, क्या पढ़ाएंगे? उत्सर्जन या विसर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, उत्सर्जन या विसर्जन तंत्र होता क्या है। देखो, क्या करते हैं कि जब जो इंसेक्ट होते हैं हमारे, वो इंसेक्ट जब किसी फूड मटेरियल को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनको ईट करते हैं, तो खाने के बाद उसमें से जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट हैं उनके इम्पोर्टेंट के लिए, वो तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। लेकिन उसमें 100% तो न्यूट्रिएंट होते नहीं हैं। कुछ उसमें ऐसे होते हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको इंसेक्ट निकालते हैं। जैसे आदमी भी, जब हम लोग भी भोजन करते हैं तो उसका 60 to 65% ही भोजन केवल पच पाता है। उसके अलावा हम चाहे वो टॉयलेट के थ्रू और चाहे वो फ्रेश होने के थ्रू हम उसका एक्सक्रीशन कर देते हैं, समझ गए। या हमारी त्वचा से भी एक्सक्रीशन होता है, जो हमारे नाखून निकलते हैं ये भी एक प्रकार का एक्सक्रीशन है, जो हमारे बाल निकलते हैं ये भी एक प्रकार का एक्सक्रीशन है, समझ गए। ये सब एक प्रकार का उत्सर्जन होता है। इसी तरीके से जो जीव भोजन करते हैं सब में उत्सर्जन तंत्र होता है। खाने के बाद जो अधपचा भोजन है या जो दूषित पदार्थ हैं उनको अपने शरीर से बाहर निकालना ही होता है उत्सर्जन, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो इसमें होता क्या है, इंसेक्ट में किस तरीके से होता है। उत्सर्जन तंत्र का कार्य शरीर के अंदर से व्यर्थ पदार्थ, मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भोजन पचने के बाद जो वेस्ट बचा रहता है उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और एक्सेस ऑफ वाटर, जो ज़्यादा जल हो जाता है, एवं अन्य कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक पदार्थों को बाहर निकालना। जब हमारा उत्सर्जन तंत्र का यही मतलब होता है कि भोजन के पश्चात जो भी यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ज़्यादा जो जल बचा होता है या कार्बनिक या अकार्बनिक जो पदार्थ बचे होते हैं, इनको बाहर निकालना ही उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन कहलाता है। और ये पूरा जो सिस्टम चलता है, कोई एक अंग तो करता नहीं है, इसमें ढेर सारे ऑर्गन काम में लगते हैं, तो इसीलिए पूरा एक सिस्टम बनता है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तथा शरीर के अंदर ऊतकों और कोशिकाओं को कार्य करने के लिए स्वस्थ वातावरण प्रदान करता है। हमारे शरीर में अगर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता रहेगा, जो हमने खाया तो जो न्यूट्रिएंट था वो तो शरीर में लग गया, वो तो इम्पोर्टेंट कामों में लग गया। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है, अगर हम उसको शरीर से नहीं निकालेंगे तो वो धीरे धीरे इकट्ठा होते रहेंगे और कोशिकाएं जो हमारे शरीर की हैं और उसके अंदर जो ऊतक हैं, इनके कार्य क्षमता पर प्रभाव डालेंगे। इनके कार्य करने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी या प्रॉपर तरीके से वो वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, देखो पहले ध्यान से देखो, ये हाइपोफेरनिक्स, सेल्वेरियम, सेल्वरी डक्ट, लेब्रम, लेवियम, ये लेवियम, लेब्रम, जिसको हम इसको ऊपरी ओठ बोलते हैं, इसको हम निचला ओठ बोलते हैं, फेरनिक्स, ओइसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, ये सब जितनी चीज़ें हैं, ये सब मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया है, इसके पहले मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने सब बता दिया था। आज केवल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मेलपिगियन जो ट्यूब्यूल्स होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्यतः जो एक्सक्रीशन वाले सिस्टम होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन हम यहाँ 5 प्रकार के पढ़ेंगे। लेकिन जो सबसे मेन होता है वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होता है। जो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट इज मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक। वैसे तो शरीर से उत्सर्जन मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स द्वारा प्रमुख रूप से होता है, परंतु कुछ सीमा तक यह कार्य वसापिंड या फैट बॉडी या बाह्य त्वचा जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू, या नेफ्रोसाइट्स, जो नेफ्रोसाइट्स होती है उनके द्वारा संपादित होता है। यानी कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन सा उत्सर्जन काम करता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। उसके बाद फिर कौन सा है, फैट बॉडीज। उसके बाद फिर कौन सा है, नेफ्रोसाइट्स। उसके बाद फिर 2 और हैं छोटे छोटे, अभी आगे हम बताते हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक।
अब देखो कि मलपीगियन जो ट्यूब्यूल्स होता है ये काम कैसे करता है। पहले ये देख लेते हैं कि मलपीगियन ट्यूब्यूल्स होता क्या है। ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये जो लग रहा है कि ऐसे बालों का एक गुच्छा है यहाँ पर, उसी को हम बोलते हैं मलपीगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक, अब देखो इनका सर्वप्रथम अन्वेषण जो मलपीगियन ट्यूब्यूल्स है, इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? इटली के एक वैज्ञानिक थे मलपीगी, उन्हीं के नाम उन्होंने किया था 1669 में, यानी कि 1669 में उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। इसलिए उन्हीं के नाम पर मैकेल जो थे, एक उनके बाद वाले एक साइंटिस्ट हुए मैकेल ने 1820 ईस्वी में इसका नाम ही मलपीगियन ट्यूब्यूल्स दे दिया, क्योंकि सबसे पहले मलपीगी ने ही इसको ऑब्जर्व किया था कि इंसेक्ट में ये होता है जो उत्सर्जन के काम में आता है। ठीक, इसीलिए उसका नाम भी दे दिया क्या? मलपीगियन ट्यूब्यूल्स। ये बहुत बारीक, लंबे, हल्के पीले रंग के, अशाखित यानी कि अनब्रांच्ड। ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें देखो ब्रांच नहीं है, ऐसे एक तार है, ऐसे सॉरी क्या कहते हैं उसको, मेस्ट्रोडम है, और क्या है ये, मिडगट है और हिंडगट है। ठीक, मिडगट और हिंडगट के बीच में एक ये जगह है जो उनका ज्वाइंट होता है, उन्हीं ज्वाइंट पे ऐसे ऐसे बाल निकले होते हैं। तो ये बाल देखो ब्रांच में थोड़ी है, ब्रांच तो ऐसे होता अगर इसके अंदर ऐसे ऐसे निकले होते ढेर सारे, तो ऐसे तो है नहीं, वो यहीं से निकला है एक ही, तो ये ब्रांच नहीं है। ठीक, अनब्रांच्ड है। तो ये हो गया अशाखित। अंधनलिकाएं होती हैं जो गुच्छे के रूप में रहती हैं, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ढेर सारे ऐसे निकल जाए तो गुच्छे का रूप तो हो जाएगा, तो ये गुच्छे के रूप में मिलती हैं, तथा हीमोसील में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती हैं। जो हीमोसील होता है इंसेक्ट के बॉडी के अंदर, इसी के अंदर ये जो मलपीगियन ट्यूब्यूल्स की जो शाखाएं होती हैं, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये इसी के अंदर ऐसे तैरते रहते हैं। ये नलिकाएं पश्च व मध्य आहार नाली यानी कि मिडगट और हिंडगट के जोड़े ये जंक्शन पर लगी होती हैं। जो इसका मिडगट और जो हिंडगट होता है, ये होता है मिडगट और ये होता है हिंडगट। ठीक, कौन सा? ये होता है मिडगट और ये होता है हिंडगट, इन्हीं दोनों के जंक्शन पे ये है, तो इसी को हम मलपीगियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये इन्हीं के जॉइंट पर लगा होता है। ठीक, अब देखो मलपीगियन ट्यूब्यूल्स की जो रचना होती है, इसकी जो हिस्टोलॉजी होती है, मध्य आहार नाल मिडगट से मिलती जुलती है। जो मिडगट होता है, मिडगट के जो अंदर की संरचना होती है, जैसा मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि मिडगट के अंदर जो होते हैं छोटे छोटे रोम निकले होते हैं, जैसे आदमी की छोटी आंत में ढेर सारे रसांकुर निकले होते हैं जिनसे भोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है छोटी आंत द्वारा, उसी तरीके से मिडगट में भी होता है। ठीक, तो इसमें मिडगट में अंदर होता है, लेकिन इसमें बाहर की तरफ होता है, मिलती जुलती है। इनके अंदर की सतह पर रोम होते हैं, और ठीक, जो मलपीगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये अंदर की सतह पर ढेर सारे वो रोम होते हैं, और प्रत्येक नलिका के दो भाग होते हैं। जो एक ट्यूब्यूल्स निकला हुआ रहता है, यहाँ से देखो एक ट्यूब्यूल से जो निकला है, इसके दो भाग हैं, एक तो पहला यहाँ स्टार्टिंग जड़ वाला, एक तो इधर एंडिंग पॉइंट वाला। इस एक तो ये अगला भाग हो गया, और ये अगला भाग हो गया, और ये हो गया दूरस्थ भाग। जो इससे दूर है वो क्या हो गया? दूरस्थ भाग, उसको हम डिजिटल इंड कहते हैं। यहाँ पे इंड हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रॉक्सिमल इंड बोलते हैं। इन दोनों भागों की रचना एवं कार्य में कुछ भिन्नता होती है। ठीक, इनके जो रचना और इनका जो कार्य होता है, इनका फंक्शन जो होता है काम करने का, ये अलग अलग होता है। ठीक, अब दूरस्थ भाग जो इनका होता है, जो यहाँ पर ये बाहर ये दूर वाला जो भाग है, अगर मैं पिक्चर में दिखाऊं तो इस तरीके से दिखेगा। इधर देखो ये जो रोम दिख रहे हैं, ये रोम, यहाँ का जो ये बाहर वाला पार्ट है, ये लास्ट वाला पार्ट, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जो बाहरी वाला भाग होता है, अर्थात यह उत्सर्जक होता है, अर्थात उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त मल पदार्थ को निष्कासित करता है। यानी कि जो नाइट्रोजनस बेस्ड होता है, इसको ये एक्सक्रीट करता है, इसको ये बाहर निकालने का काम करता है। जबकि जो निकटस्थ यानी प्रॉक्सिमल इंड होता है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जैसे अकार्बनिक लवणों यानी कि इनऑर्गेनिक जो साल्ट होते हैं, पानी होता है, इन सब चीज को ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक, इस पर कार्य करता है। जो प्रॉक्सिमल इंड होता है वो अकार्बनिक लवण पर, पानी पर, इन सब पर कार्य करता है,
और जो डिजिटल इंड होता है ये नाइट्रोजन वेस्ट को निकालने का कार्य करता है। समझ गए। इस प्रकार से निकटस्थ भाग में अघुलनशील यूरिक अम्ल का अवशोषण यानी कि प्रेसिपिटेशन अवक्षेपण हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से जो अघुलनशील हैं यूरिक एसिड, इनका प्रेसिपिटेशन अवक्षेपण हो जाता है, मतलब एक जगह से ये निकाल दिए जाते हैं। जैसे कि जब हम चाशनी बनाते हैं तो उसका अवक्षेप, एक सफ़ेद सफ़ेद जो गज्जा होता है ऊपर उसका अवक्षेप हो जाता है। ठीक, जब चाशनी बनाओ, जब पानी और चीनी को रख के अगर गर्म करो तो उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद ऊपर जो गज्जा निकल के आता है उसी को अवक्षेप कहते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से वो अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है। मलपीघियन नलिकाएं अपने में सूखे हुए मल पदार्थ को पश्च आहार नलिका में छोड़ देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, वो आगे से उधर से एब्जॉर्ब किया और पीछे से वो क्या किया, हिंडगट में उन्होंने छोड़ दिया, बीच में वो एब्जॉर्ब करके उसको सब निकाल दिया। समझ में आया। तो ये हो गया मलपीघियन ट्यूब्यूल्स। ये किस तरीके से काम करता है ये मैंने बता दिया। अब अगला है वसापिंडक, फैट बॉडी। इंसेक्ट के शरीर पर ये फैट बॉडी स्थित होते हैं। ये फैट की छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जो इंसेक्ट के शरीर पर लगी रहती हैं, और ये धीरे धीरे कुछ समय बाद ये ग्रंथियां जो ऐसे होती हैं ये धीरे धीरे टूट कर जब इस पर रगड़ पड़ता है तो टूट के नीचे अपने आप गिर जाती हैं। तो इनका भी काम होता है, वसापिंडक का भी काम होता है एक्सक्रेशन करना। कैसे? टिड्डे की देह गुहा में सफेद और पीले रंग के अनियमित गुच्छे इधर उधर काफी संख्या में मिलते हैं, ये ही वसापिंडक कहलाते हैं। ठीक, जो इंसेक्ट अभी आप कभी देखेंगे तो इंसेक्ट के ऊपर पीले पीले या सफेद सफेद टाइप का पाउडरी फॉर्म का एक ऐसे बूंदा बूंदा पड़ा रहेगा, तो उसी से हम जान सकते हैं कि ये फैट बॉडीज है। ये हमेशा रक्त या हीमोलिम्फ के संपर्क में रहते हैं। जो इंसेक्ट की बॉडी होती है, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर, जैसे मान लो ये बॉडी है तो इसके अंदर यहाँ पर क्या बह रहा है, ब्लड, इस पर सर्कुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो ऐसे रहेगा ये वसापिंडक, ये नीचे हीमोलिम्फ में जुड़ा रहेगा। ठीक, संपर्क में रहते हैं। इनमें रक्त से आए कुछ पचे भोज्य पदार्थ यानी जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं फैट के रूप में जमा हो जाते हैं। जो डाइजेस्ट हो गया रहता है वो डाइजेस्ट होकर खून में मिलता है और खून में मिलके आके यहाँ फैट बॉडी में जमा होता है। परंतु साथ ही साथ यूरेट के रूप में आए हुए मल पदार्थ भी जमा होते रहते हैं। जो यूरेट एब्जॉर्ब किया गया था, अभी मलपीघियन ट्यूब्यूल्स ने जो एब्जॉर्ब किया था, बताया था ना अभी, एब्जॉर्ब किया था, जो नाइट्रोजनस बेस्ड होता है, वो तो जो नाइट्रोजनस बेस्ड होता है उसको तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, डिस्टल इंड, और बाकी जो और भी अकार्बनिक लवण या सोडियम कार्बोनेट होते हैं इसको प्रॉक्सिमल इंड वाला एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो प्रॉक्सिमल इंड से जो एब्जॉर्ब हुए रहते हैं वो आके कहाँ रुक जाते हैं, फैट बॉडी में। ठीक, अब जमा होते हैं, इनसे यूरेट में स्थितियां दर्शाती है कि ये उत्सर्जन का भी कार्य करते हैं। ठीक, के रूप, परंतु साथ ही साथ यूरेट के रूप में आए हुए मल पदार्थों को भी जमा करते हैं। इनमें यूरेट की उपस्थिति यह दर्शाती है कि ये उत्सर्जन का भी काम करते हैं। ठीक, इनके अंदर जो यूरिक एसिड होता है यानी कि जो यूरिक होता है ये क्या करता है, एक एक्सक्रेशन वाला सिस्टम, यानी कि हमारे इंसेक्ट की बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, इसको निकाला जाता है। तो चूंकि ये फैट बॉडी में उपस्थित रहता है इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ये फैट बॉडीज है इसको भी हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। मलपीघियन ट्यूब्यूल के द्वारा जो मल पदार्थ अधिक संख्या में होने के कारण विसर्जित नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे जब मल पदार्थ, तो उसको वो वेस्ट मटेरियल जब ढेर सारा हो जाएगा तो मलपीघियन ट्यूब्यूल उसको उस पर कायदे से काम नहीं कर पाएगा। तो जो कुछ बच जाता है उसको फैट बॉडी लेके चला जाता है, वो वसापिंडक की कोशिकाओं में जमा हो जाते हैं और फिर उनका बाद में उनका क्या होता है, विसर्जन कर दिया जाता है। समझ गए। अब देखो, बाह्य त्वचा, चाहे वो आदमी की बाह्य त्वचा हो चाहे इंसेक्ट की बाह्य त्वचा हो, सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग इस उत्सर्जन करते हैं। जैसे हमारी बाह्य त्वचा से जो पसीना निकलता है उसके साथ साथ बहुत सारे वेस्ट मटेरियल निकल जाते हैं, उसी तरीके से जो इंसेक्ट होते हैं उनमें भी ये काम करता है। अब देखो कैसे काम कर सकता है। उत्सर्जन का कुछ कार्य बाह्य त्वचा या क्यूटिकल के द्वारा होता है। जो बाह्य त्वचा होती है क्यूटिकल की परत से ढकी होती है, उनके द्वारा होता है। रक्त की
अमीबॉइड्स कोशिकाएं, जो रक्त में अमीबॉइड्स सेल होती हैं, ये मल पदार्थ को क्यूटिकल के नीचे जमा करती रहती हैं। क्या करेंगी? ये क्यूटिकल के नीचे जमा करती रहती हैं। तथा त्वचा का जब मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग के समय क्यूटिकल की परत के साथ ही अवांछित मल पदार्थ भी उत्सर्जित हो जाते हैं। जब जैसे केचू टाइप का जब छोड़ते हैं इंसेक्ट, जब उनके अंदर मोल्टिंग होने लगती है, तो मोल्टिंग के समय पर जो क्यूटिकल के नीचे अमीबॉइड्स कोशिकाएं लाके जो मल पदार्थ इकट्ठा किए रहती हैं, वो भी क्या होता है, क्यूटिकल ऊपर से छूट के निकल गया और क्यूटिकल के नीचे वो जो मल पदार्थ थे वो भी सब निकल गए। तो इस तरीके से एपिडर्मिस काम करता है। उसके बाद फिर वृक्काणु है, जिसको हम नेफ्रोसाइट्स बोलते हैं। ये किस तरीके से काम करता है? वृक्काणु रुधिर से कोलाइड कणों का अवशोषण करते हैं। जो रुधिर में, हमारे जो ब्लड में, इंसेक्ट के जो ब्लड में कोलाइड्स कण जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, इनको ये ऑब्जॉर्व कर लेता है वृक्काणु, और इसको ऑब्जॉर्व करने के बाद फिर इसको एक्सक्रीट करवा देता है। तो इसीलिए ये भी एक वृक्काणु भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गेनल है। उसके बाद फिर पीताणु क्या होता है? ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको ओइनोसाइट्स, जो अव्यवस्थित रूप से कहीं कहीं पर एकत्रित रहती हैं अथवा शरीर गुहा में फैली रहती हैं। ठीक, या तो ये शरीर गुहा में फैली रहेंगी या तो अव्यवस्थित इधर उधर कहीं कहीं पर एकत्रित रहती हैं, जो प्रायः उदर श्वास रंध्रों के पास बाह्य चर्म, जो एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म जो बाहर वाला चमड़ा होता है, एपिडर्मिस के तुरंत नीचे वाला, ठीक, एपिडर्मिस के तुरंत जो नीचे वाला होता है उसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं, अथवा हाइपोडर्मस से उत्पन्न होती है। हाइपोडर्मस और एक्टोडर्मस से जो ये उत्पन्न होती हैं, तथा कभी कभी पिंड में फैली होती हैं। इनका कार्य उत्सर्जन के साथ साथ सिक्रेटरी भी है, यानी कि श्रावण का भी काम करते हैं, यानी कि ये पसीजना निकालने का काम करते हैं। समझ गए? सिक्रेटरी मतलब सिक्रीट करते हैं धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा बहुत माइन्यूट से, जैसे हमारे शरीर से 24 आवर पसीना निकलते रहता है, उसी तरीके से इसमें भी सिक्रेटरी ऑर्गन से धीरे धीरे निकलता रहता है। तो सिक्रेटरी ऑर्गन के रूप में कौन कार्य करता है? पीताणु। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए, लिख लीजिए कि ये जो ओइनोसाइट्स होता है ये कैसा होता है? सिक्रेटरी होता है, यानी कि इससे सिक्रेशन होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। आई होप कि आपको ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को ये चैनल की लिंक शेयर करें, जिससे मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें और मेरा ढेर सारा मोटिवेशन हो, और मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।